अरे, बोर्ड्स में फोड़ना है ना, तो ये तो पता होना ही चाहिए कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड कैसे पढ़ते हैं। ये चैप्टर बच्चों आपके सीबीएसई बोर्ड्स के लिए ना सिर्फ इंपॉर्टेंट बल्कि सुपर डुपर स्कोरिंग भी है। और आज स्टडी माफिया पर हम इस चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से। हेलो मेरे सभी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी माफिया। कैसी चल रही है आप सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इस बार आपका टारगेट स्कोर क्या है, 90%, 95% या फिर 98% से भी ऊपर। और हाँ, ये भी लिखना कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा डिटेल में समझना चाहते हो। देखो, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर को पूरी तरह से मास्टर करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके यूजर्स कौन हैं और इसके मेन कंपोनेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनते हैं। तो चलो पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आखिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? बिल्कुल आसान शब्दों में सोचो, ये किसी भी बिजनेस का साल के एंड का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड आपकी साल भर की परफॉर्मेंस बताता है, वैसे ही ये स्टेटमेंट्स बताते हैं कि एक बिजनेस ने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया और साल के आखिरी दिन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी उसकी सेहत कैसी है। इनका मेन मकसद, इनका मेन पर्पस बिजनेस से जुड़े सभी लोगों को सच्ची और साफ जानकारी देना होता है। अब ये सोचना जरूरी है कि इस रिपोर्ट कार्ड को आखिर पढ़ता कौन है। सिर्फ बिजनेस का मालिक? बिल्कुल नहीं। इसे बहुत सारे अलग अलग लोग देखते हैं और हर किसी के देखने का मकसद, उनका रीजन बिल्कुल अलग होता है। सोचो, ओनर्स जानना चाहते हैं कि बिजनेस ने कितना मुनाफा कमाया। इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि उनका पैसा कंपनी में सेफ रहेगा या नहीं, आखिर उन्होंने पैसा लगाया है। क्रेडिटर्स यानी जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है, वो अपनी सेफ्टी देखते हैं कि उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। और गवर्नमेंट? गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेशन के लिए इन स्टेटमेंट्स को यूज करती है। देखो, हर यूजर की जरूरत अलग है। ओनर्स और मैनेजमेंट को बिजनेस के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न और रिस्क को आसानी से समझ पाते हैं। क्रेडिटर्स और बैंक्स कंपनी की लोन चुकाने की कैपेसिटी यानी सॉल्वेंसी चेक करते हैं। गवर्नमेंट को सही टैक्स कलेक्ट करने में मदद मिलती है। और हाँ, पब्लिक को कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चलता है। सोचिए, एक रिपोर्ट कार्ड और कितने सारे काम। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सबसे पहला हिस्सा, सबसे पहला पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। इसको बनाने का एक ही मकसद है, ये पता लगाना कि बिजनेस को अपने मेन काम यानी सामान को खरीदने और बेचने से कितना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ। ये बिजनेस की कोर ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है, इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही लेते हैं। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं? सिंपल, ये वो सारे खर्चे हैं जो सामान को खरीदने या बनाने से सीधे सीधे डायरेक्टली जुड़े होते हैं। इसमें आते हैं फैक्ट्री के खर्चे, जैसे मजदूरों की वेजेस, सामान को फैक्ट्री तक लाने का भाड़ा यानी कैरेज इनवर्ड, या फिर फैक्ट्री का फ्यूल और पावर। बस एक चीज याद रखना, ऑफिस के खर्चे इसमें बिल्कुल नहीं आते। ओके, अब इसके फॉर्मेट को देखते हैं। इसकी दो साइड्स हैं, डेबिट लेफ्ट और क्रेडिट राइट। बहुत सिंपल है। डेबिट साइड में सारे डायरेक्ट खर्चे आते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और बाकी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड पर बिजनेस की डायरेक्ट इनकम जो कि सेल्स से होती है और साल के एंड में बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक आता है। हमेशा याद रखो, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो जो डिफरेंस है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। सिंपल। और अगर फॉर्मूला से समझे तो ये और भी आसान हो जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट का सीधा सा फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम COGS कहते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले नेट सेल्स निकालो, यानी टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। स्टेप 2, फिर COGS यानी बेचे गए सामान की लागत निकालो। और स्टेप 3, नेट सेल्स में से COGS को माइनस कर दो और आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ये फॉर्मूला एग्जाम के लिए नोट कर लो, बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें बिजनेस की कोर एक्टिविटी यानी सिर्फ ट्रेडिंग से सामान खरीदने बेचने से होने वाली प्रॉफिटेबिलिटी का साफ साफ पता चलता है। इससे हमें बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का एक क्लियर आइडिया मिल जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद अगला कदम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी P&L अकाउंट बनाना। इसका काम बिजनेस का असली यानी फाइनल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, जिसे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं। यहां हम बिजनेस के बाकी सभी खर्चों और इनकम्स को कंसिडर करते हैं। P&L अकाउंट में आते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी तो हैं, पर सामान को बनाने या खरीदने से डायरेक्टली नहीं जुड़े होते, जैसे ऑफिस का रेंट, स्टाफ की सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी यानी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सभी खर्चे इसमें आते हैं। अब देखो, P&L अकाउंट की शुरुआत ट्रेडिंग अकाउंट के रिजल्ट यानी ग्रॉस प्रॉफिट से होती है, जिसे हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं।
क्रेडिट साइड पर ही सारी इनडायरेक्ट इनकम्स भी आती हैं, जैसे कमीशन या रेंट रिसीव्ड। और डेबिट साइड पर वहां हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। और अंत में अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। यही है असली कमाई। हमेशा याद रखो बच्चों, नेट प्रॉफिट ही बिजनेस की असली कमाई है। सभी तरह के खर्चे चुकाने के बाद जो आखिरी मुनाफा बचता है ना, वही ओनर की एक्चुअल अर्निंग होती है। इसीलिए इस फिगर को बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी स्टेटमेंट पर, जो है बैलेंस शीट। एक बात हमेशा दिमाग में रखना, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये साल के आखिरी दिन, मानते हैं 31 मार्च को, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्नैपशॉट दिखाती है कि उस दिन बिजनेस के पास क्या है और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। बैलेंस शीट के दो साइड्स होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। बिल्कुल सिंपल भाषा में, एसेट्स का मतलब है वो सभी चीजें जो बिजनेस ओन करता है, यानी जिनका वो मालिक है, जैसे कैश, बिल्डिंग, मशीनरी। और लायबिलिटीज का मतलब है वो सभी चीजें जो बिजनेस ओ करता है, यानी जो से दूसरों को चुकानी है, जैसे बैंक लोन या क्रेडिटर्स। और ये अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसका मतलब है कि बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स हैं वो या तो मालिक के पैसे यानी कैपिटल से आए हैं, या बाहर वालों के पैसे यानी लायबिलिटीज से। और इसी वजह से बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल हमेशा हमेशा बराबर होता है। अगर आपका टोटल मैच नहीं हो रहा ना, तो समझ लो कहीं गलती हुई है। चलिए कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। एसेट्स में आते हैं कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक और डेटर्स, यानी जिनसे पैसा लेना है। जबकि लायबिलिटीज साइड पर आते हैं कैपिटल, यानी ओनर का पैसा, क्रेडिटर्स, जिन्हें पैसा देना है, और बैंक लोन्स। इन आइटम्स को सही से क्लासिफाई करना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके बारे में आप आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि ये बिजनेस में कैश के आने यानी इनफ्लो और जाने यानी आउटफ्लो का पूरा रिकॉर्ड रखता है। इससे ये पता चलता है कि कैश ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कहां से आया और कहां गया। अब तक हमने स्टेटमेंट्स बनाना सीख लिया, लेकिन इनको बनाने के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। साथ ही इन स्टेटमेंट्स की कुछ कमियां यानी लिमिटेशंस भी होती हैं। थ्योरी क्वेश्चंस के लिए इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला है गोइंग कंसर्न, यानी हम ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी, यानी हर साल सेम अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो करने चाहिए ताकि कंपैरिजन आसान हो। तीसरा है अक्रूवल, जिसका मतलब है कि ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड करो जब वो होती हैं, ना कि जब कैश मिलता या जाता है। और चौथा है प्रूडेंस, यानी फ्यूचर के पॉसिबल लॉसेस के लिए पहले से तैयार रहो। अब इनकी लिमिटेशंस भी समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। ये स्टेटमेंट्स हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी पास्ट के डेटा पर बनते हैं। ये नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स जैसे कंपनी की ब्रांड वैल्यू या मैनेजमेंट की क्वालिटी को इग्नोर करते हैं। ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन के असर को भी नहीं दिखाते। और अगर कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज बदल दे तो पिछले सालों से कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। ये पॉइंट्स हायर मार्क क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। चलो अब 1 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। रेडी? ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, पीएनएल अकाउंट क्या बताता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और बैलेंस शीट क्या बताती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी उसके एसेट्स और लायबिलिटीज। बस इतना ही तो है इस चैप्टर में। तो अब आपने बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड पढ़ना सीख लिया है। अब आप सोचिए कि अगर आपको किसी कंपनी के ये स्टेटमेंट्स दिए जाएं तो आप उसकी परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करेंगे। बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।